है क्लास 10th का पॉलिटी का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। और ये वीडियो इस चैप्टर का पार्ट नंबर 3 है। तो अगर आपने पीछे के 2 वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। टॉपिक है हमारा 3.3 और टॉपिक का नाम है मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर आपने पिछला वीडियो पढ़ा होगा तो पीछे के वीडियो में आपने पढ़ा कि हमने वहाँ पर एग्जाम्पल देखा साउथ अफ्रीका का। साउथ अफ्रीका के बारे में कुछ हमने जाना था पहले वीडियो में, और दूसरे वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से वहाँ डेमोक्रेसी स्थापित हुई और किस तरीके से वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ। और हम आ चुके हैं अपने इंडिया की ओर, और इंडिया के एग्जाम्पल को हम देखने वाले हैं, इंडिया के बारे में कुछ हम जानने वाले हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। Like South Africa, India's constitution was also drawn up under difficult circumstances. The making of the constitution for huge and diverse country like India was not an easy affair. At that time, the people of India were emerging from status of subjects to डेट ऑफ सिटीजन्स। तो देखिए, जैसा कि साउथ अफ्रीका में परिस्थिति थी, बहुत ही एक तरीके से तनावपूर्ण स्थिति थी, बहुत ही ख़राब स्थिति थी। बिल्कुल वही स्थिति आपकी इंडिया में भी थी। इंडिया में भी जब इंडिया आज़ाद हुआ था या फिर आज़ाद हो रहा था, जिस समय आपका कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हो रहा था, उस समय में जो माहौल था वो एक तरीके से बहुत ही ख़राब था, बहुत ही डिफ़िकल्ट माहौल था। और उसी स्थिति में कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया गया था। और उस समय में एक तरीके से जो इंडिया के लोग थे उन्हें सब्जेक्ट के रूप में देखा जाता था, यानी उन्हें नागरिकता एक तरीके से हम कह सकते हैं कि नहीं मिली हुई थी। वो किसी देश के नागरिक नहीं थे, उनके ऊपर केवल शासन किया जा रहा था। और उस स्थिति से निकाल कर लोगों को सिटीजन के रूप में तब्दील करने की कोशिश की जा रही थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर। द कंट्री वाज बॉर्न थ्रू अ पार्टीशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस डिफरेंसेस। दिस वाज अ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस फॉर द पीपल ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। तो देखिए, जब कंट्री का निर्माण हुआ, यानी कि इंडिया कंट्री बना, पाकिस्तान कंट्री बनी, तो ये दोनों कंट्रीज जो हैं वो एक तरीके से रिलीजियस डिफरेंसेस के ऊपर बेस्ड जो पार्टीशन हुआ था उसके बाद बने थे। और ये एक तरीके का ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस था दोनों देशों के लिए, इंडिया के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। At least 10 lakh people were killed on both sides of the border in the partition related violence। तो देखिए, पार्टीशन से रिलेटेड जो वायलेंस हुआ उसमें करीब 10 लाख लोग मारे गए थे दोनों तरफ से, यानी इंडिया की ओर से भी और पाकिस्तान की ओर से भी। देयर वाज अनदर प्रॉब्लम। द ब्रिटिश हैड लेफ्ट इट टू द रूलर्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट टू डिसाइड वेदर दे वांटेड टू मर्ज विद इंडिया और विद पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पर एक और प्रॉब्लम थी जो रूलर्स थे उनके सामने, यानी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे उनके सामने एक और प्रॉब्लम ये थी कि जो प्रिंसली स्टेट्स थे, यानी कि जो राज्य थे जिन पर राजा रूल कर रहे थे, उनको ये ब्रिटिशर्स ने आज़ादी दे दी थी कि वो चाहे तो इंडिया के साथ जा सकते हैं और चाहे तो पाकिस्तान के साथ जा सकते हैं, और अगर उनकी इच्छा करे तो वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में रह सकते हैं, इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में रह सकते हैं। द मर्जन ऑन of this princely state was a very difficult and uncertain task. When the constitution was being written, the future of country did not look as secure as it is today। तो देखिए, जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो उस समय जब मर्जर की बात आई, यानी जो प्रिंसली स्टेट है उनको इंडिया में शामिल करने की बात आई, तो वो एक तरीके का बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क था और एक तरीके का बहुत ही अनसर्टेन टास्क था। अनसर्टेन से कहने का मतलब ये है कि वो इंडियन यूनियन में वो शामिल होंगे या नहीं, ये एक तरीके से तय नहीं था। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था तो उस समय में जो इंडिया का जो फ्यूचर था वो उतना सिक्योर नहीं दिख रहा था जितना कि आज हमें दिखता है। उसका रीज़न ये था कि देखिए, कौन सा प्रिंसली स्टेट इंडिया के साथ आएगा, कौन सा प्रिंसली स्टेट इंडिया के साथ नहीं आएगा, आगे चलकर क्या स्थिति रहेगी, आगे क्या होगा, ये एक तरीके से कहीं भी सर्टेन नहीं दिख रहा था। द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैड एनेक्सिटीज अबाउट द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन निर्माण करने वाले लोग थे उनके मन में बहुत ज़्यादा चिंता थी कि आखिर हमारे देश का जो प्रेजेंट है, यानी 1947 के समय, 1948 के समय, हमारे देश का जो प्रेजेंट है और हमारे देश का जो फ्यूचर है वो कैसा होगा और उसे हम कैसे सिक्योर रख सकते हैं। तो इस तरीके की बात उनके दिमागों में चल रही थी। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है द पार्ट 2 द कॉन्स्टिट्यूशन। द पार्ट 2 कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन की ओर हम कैसे बढ़े, कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश में कैसे बनना शुरू हुआ या फिर बना। डिस्पाइट ऑल दिस डिफिकल्टीज देयर वाज वन बिग एडवांटेज फॉर द मेकर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अनलाइक साउथ अफ्रीका, दे डिड नॉट हैव टू क्रिएट अ कंसेंसस अबाउट व्हाट अ डेमोक्रेटिक इंडिया शुड लुक लाइक। तो देखिए, ये सभी डिफिकल्टीज तो थी एक जगह पर, लेकिन उसके अलावा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले लोगों के पास एक तरीके से हम कह सकते हैं एडवांटेज था, और वो एडवांटेज ये था कि उन्हें किसी भी तरीके का कंसेंसस बनाने की ज़रूरत नहीं थी, यानी कि पब्लिक को ये समझाने की ज़रूरत नहीं थी कि
हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए। अब आप सोचेंगे कि आखिर ऐसा क्यों, तो उसका रीज़न ये है कि देखिए जब कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले जब आज़ाद इंडिया नहीं हुआ था, उस समय में ही इस तरीके के डिबेट चल रहे थे कि आखिर जब इंडिया आज़ाद होगा वो उसके बाद इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए, इंडिया किस तरीके का डेमोक्रेटिक कंट्री होना चाहिए और कौन कौन से रूल्स उसमें लागू होने चाहिए। तो इस वजह से सभी लोग पहले ही राजी हो चुके थे कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा होगा, इंडिया कैसी कंट्री रहेगी और इंडिया में किस किस नियम कानून किस तरीके से चलेंगे। तो इसलिए कंसेंसस कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय लोगों के मन में बनाने की ज़रूरत नहीं थी। मच ऑफ दिस कंसेंसस हैड इवॉल्व ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। तो यहीं पर साफ लिखा हुआ है कि ज़्यादातर जो कंसेंसस बना था वो फ्रीडम स्ट्रगल के समय ही बन चुका था। Our national movement was not merely a struggle against a foreign rule, it was also a struggle to rejuvenate our country and to transform our society and politics। तो देखिए हमारा जो नेशनल मूवमेंट था वो ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ ब्रिटिशर्स के खिलाफ था या फिर फॉरेन रूल के खिलाफ था। हमारा जो नेशनल मूवमेंट था वो हमारे देश को एक तरीके से नया करने के लिए और उसकी जो सोसाइटी है, उसकी जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, इसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए भी था और एक तरीके से एक नयापन देश में लाने के लिए भी था। There were sharp differences of opinion within the freedom struggle about the path India should take after independence. Such differences exist even today. Yet some basic ideas had come to accepted by almost everyone। तो देखिए बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस देखने को मिले जब फ्रीडम स्ट्रगल के समय में, जब ओपिनियन की बात हो रही थी कि इंडिया कैसा होना चाहिए इंडिपेंडेंस के बाद, तो उस समय बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस थे कि कुछ लोग कहते थे ऐसा होना चाहिए, कुछ लोग कहते थे ऐसा होना चाहिए, लेकिन बहुत सारे सभी लोग लगभग कुछ बेसिक आइडियाज़ पर उनकी एक तरीके से सहमति बन चुकी थी। और अगर हम डिफरेंसेस की बात करें, जिन ओपिनियंस की यहाँ मैं बात कर रहा हूँ, तो उन ओपिनियंस पर आज भी लोगों में डिफरेंसेस हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ऐसा कंट्री होना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं ऐसा कंट्री होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे कि बहुत सारे ग्रुप जो हैं वो कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, बहुत सारे ग्रुप्स कहते हैं कि नहीं कम्युनिस्ट नेशन होना चाहिए, बहुत सारे डेमोक्रेटिक नेशन की बात करते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे आपको आइडियोलॉजीज मिल जाएंगे जो कि अलग अलग तरह के कंट्री का निर्माण करना चाहते हैं और अलग अलग तरीके से इंडिया को चलाना चाहते हैं। As far back as in 1928, Motilal Nehru and 8 other Congress leaders drafted a constitution for India। अगर हम 1928 में ही मोतीलाल नेहरू जो कि जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे और कांग्रेस लीडर थे, उनके अलावा 8 दूसरे कांग्रेस लीडर्स ने मिलकर इंडिया के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया था। और 1931 में एक रिजोल्यूशन पास किया गया था कराची सेशन में, इंडियन नेशनल कांग्रेस के कराची सेशन में, कि आखिर हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इंडिपेंडेंट इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, वो कैसा होना चाहिए, कैसा दिखना चाहिए। बोथ दीज डॉक्यूमेंट्स वेयर कमिटेड टू द inclusion of universal adult franchise right to freedom and equality and the protecting the rights of minorities in the constitution of independent India। तो देखिए ये दोनों जो डॉक्यूमेंट थे, यानी जो 1928 में जो डॉक्यूमेंट तैयार किया गया था मोतीलाल नेहरू द्वारा और जो 1931 में जो रिजोल्यूशन पास किया गया था कांग्रेस के कराची सेशन में, उनमें कुछ बातें जो कही गई थी वो थी जैसे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में, राइट टू फ्रीडम के बारे में एंड राइट टू इक्वालिटी और माइनॉरिटीज़ के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के बातें की गई थी। और ये दोनों डॉक्यूमेंट्स में की गई थी, ऐसा नहीं कि एक डॉक्यूमेंट में की गई थी एक डॉक्यूमेंट में नहीं की गई थी। Thus some basic values were accepted by all leaders much before the Constituent Assembly met to deliberate on the Constitution। तो देखिए जो बेसिक वैल्यूज़ थे कॉन्स्टिट्यूशन के वो बहुत पहले ही एक्सेप्ट किए जा चुके थे जब हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना था और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए बैठा था। अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पारा पढ़ते हैं। The familiarity with political institutions of colonial rule also helped develop an agreement over the institutional design। The British rule had given the voting rights only to a few on the basis the British had introduced very weak legislatures। तो देखिए जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस थे कॉलोनियल रूल के समय में, उन्होंने एक तरीके से एग्रीमेंट, एक तरीके से इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, इस तरीके उस बात को एक तरीके से लोगों के बीच में सहमति बनाने में उसने मदद की थी। जो ब्रिटिश रूल था उसमें वोटिंग राइट जो थे वो बहुत ही कम लोगों को दिए गए थे और इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो ब्रिटिश द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था लेजिस्लेचर वो बहुत ही वीक था। इलेक्शंस वेयर हेल्ड इन 1937 टू प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स एंड मिनिस्ट्रीज ऑल ओवर British India। Those were not fully democratic governments, but the experience gained by Indians in the working of the legislature institution proved to be very useful for the country in the setting up its own institutions।
तो देखिए 1937 में प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स के लिए इलेक्शंस हुए थे और पूरे ब्रिटिश इंडिया में ये हुए थे। तो ये देखिए पूरी तरह से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स नहीं थे, लेकिन जो लोग यहाँ पर चुन कर आए थे और यहाँ पर एक तरीके से रूल कर रहे थे और वहाँ पर मेंबर के रूप में काम कर रहे थे, उन्हें एक तरीके से एक्सपीरियंस हुआ था कि किस तरीके से जो लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशंस हैं वो किस तरीके से काम करते हैं और उन्हें किस तरीके से चलाना चाहिए और उनमें क्या क्या सुधार हो सकते हैं और क्या क्या सुधार उन्हें करने चाहिए और वो उनमें काम कैसे किया जाता है। तो इस तरीके से जो एक्सपीरियंस थे उसने इंडिया को अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में और अपना लेजिस्लेचर बनाने में एक तरीके से मदद किया था। दिस इज व्हाट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्टेड many institutional detail and procedures from colonial laws like the Government of India Act 1935। तो देखिए इसी रीज़न से जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना उसने बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल डिटेल्स जो थे वो 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसमें से इंस्टीट्यूशनल डिटेल्स ले लिए और प्रोसीजर्स ले लिए जो कि कॉलोनियल लॉज में पहले से मौजूद थे, क्योंकि जो यहाँ के लोग थे वो उन लॉज से उस पूरे सिस्टम से पहले से वाकिफ़ थे और उनके लिए आसान था उस पूरे नियम कानून के तहत काम करना। Years of thinking and deliberation on the framework of the Constitution had another benefit. Our leader gained confidence to learn from अदर कंट्रीज़ बट ऑन आवर ओन टर्म्स। तो देखिए जो बहुत सालों की जो थिंकिंग चली थी और उस पर डिबेट्स चले थे और उसके फ्रेमवर्क यानी कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क कैसा होना चाहिए इस पर बहुत सारी वार्ता चली थी। और ये ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ही चली थी और उसी समय चली थी, ये बहुत पहले से चली आ रही थी। 1928 की मैंने बात की, 1931 की बात की, उसी समय से एक तरीके से डिबेट चल रहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए आज़ाद इंडिया का। तो उसी से एक तरीके से हमारे जो लीडर्स थे उनको एक तरीके का कॉन्फिडेंस मिला, एक तरीके से मदद मिली कि वो दूसरे जो कंट्रीज़ हैं उनके कॉन्स्टिट्यूशन को देख सकते हैं, उनके कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ सकते हैं और उन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ फीचर्स को अपने यहाँ पर लागू कर सकते हैं। लेकिन वो जो फीचर्स हैं उनको वो लागू कर सकते हैं अपने टर्म्स के हिसाब से, यानी वो इंडिया में जिस तरीके का रूल चाहते हैं, जिस तरीके का सिस्टम चाहते हैं। Many of our leaders were inspired by the ideals of French Revolution। देखिए बहुत सारे हमारे जो लीडर्स थे वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के आइडियल से इंस्पायर हुए और जो प्रैक्टिस ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ब्रिटेन में थी उससे इंस्पायर हुए और जो यूएस में सिस्टम था बिल ऑफ राइट्स का उससे इंस्पायर हुए और इसके अलावा जो रशिया में जो सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन हुआ उससे इंस्पायर हुए। और ये सभी जो चीज़ें थी जो दूसरे देशों में हो रही थी उससे बहुत सारे इंडियन जो थे वो इंस्पायर हुए और उन्होंने एक तरीके से उनके बीच ये सोच आया कि किस तरीके से हमारा जो सिस्टम है हमारे देश का उसका शेप होना चाहिए, किस तरीके से हमारा जो सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी के आधार पर हम एक देश का निर्माण करें या फिर सिस्टम का हम निर्माण करें। और अब हम आगे बढ़ते हैं। Yet they were not simple imitating what others had done. At each step they were questioning whether these things suited our country. All these factors contributed to the making of our constitution। तो देखिए ऐसा नहीं था कि बहुत ही आसान था कि हम किसी भी देश के सिस्टम को तुरंत ही फॉलो करना शुरू कर दें और उस चीज़ को हमारे देश में लागू कर दें। तो जब भी इस तरह की चीज़ की बात आती थी तो बहुत सारे क्वेश्चन उठते थे कि क्या ये चीज़ हमारे देश में सूट करेगी या फिर हमारे देश के लिए ये सही है। तो उसके बाद ही इस चीज़ को बहुत ही सोच समझ कर परख कर इस चीज़ को अपने देश के कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया जाता था। और अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में कुछ बातें जानेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में कुछ चीज़ें हम देखेंगे। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हु देन वेयर द मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यू विल फाइंड हियर वेरी ब्रीफ स्केच ऑफ सम ऑफ द लीडर्स हु प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए यहाँ पर आपको कुछ बातें जानने को मिलेगी कुछ इंपॉर्टेंट मेंबर्स के बारे में और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से बना था और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो कैसे बनी थी। तो मेंबर्स के बारे में अगर हम बात करें तो साइड का जो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिस्ट सभी पेजों में दिया गया है कुछ इंपॉर्टेंट मेंबर्स के बारे में, आप उनको पढ़ लें, उनके बारे में कुछ बातें दी गई हैं। जैसे यहाँ एच सी मुखर्जी के बारे में दी गई है, आप चाहें तो इन लोगों के बारे में पढ़ सकते हैं। द ड्राफ्टिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज डन बाई एन असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। तो देखिए जो डॉक्यूमेंट था यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन था हमारा, उसका जो ड्राफ्टिंग किया गया था एक इलेक्टेड कमेटी द्वारा की गई थी जिसका नाम था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इलेक्शंस टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वेयर हेल्ड इन जुलाई 1946। जुलाई 1946 में इलेक्शन हेल्ड किए गए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। इट्स फर्स्ट मीटिंग वाज हेल्ड इन दिसंबर 1946। इसका पहला मीटिंग हुआ था दिसंबर 1946 में। सून आफ्टर द कंट्री वाज डिवाइडेड इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज आल्सो डिवाइडेड इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया एंड डेट ऑफ पाकिस्तान। तो जैसे ही जो पार्टीशन इंडिया का हुआ
इंडिया और पाकिस्तान में जो हमारा देश बट गया, तो उसके साथ ही जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंडिया के लिए और दूसरा पाकिस्तान के लिए। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डेट रोड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैड 299 मेंबर्स। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था उसके पास 299 मेंबर्स थे। द असेंबली अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 नवंबर 1949 बट इट केम इनटू इफेक्ट ऑन जनवरी 1950। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना वो अडॉप्ट किया गया था मतलब बन के तैयार हो चुका था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन इसको लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। टू मार्क दिस डे वी सेलिब्रेट जनवरी 26 एज रिपब्लिक डे एवरी ईयर। इस दिन को याद रखने के लिए हम रिपब्लिक डे के रूप में इस तारीख को हर साल मनाते हैं। तब हम आगे बढ़ते हैं। वाई शुड वी एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाय दिस असेंबली मोर देन 50 ईयर्स अगो। तब यहाँ ये सवाल आता है कि आखिर एक कॉन्स्टिट्यूशन जिसको कि आज के 50 साल पहले एक असेंबली द्वारा बनाया गया था उसको हम आखिर क्यों फॉलो करें। वी हैव ऑलरेडी नोटेड वन रीजन अबव। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिफ्लेक्ट द व्यूज ऑफ इट्स मेंबर्स अलोन, इट एक्सप्रेसेज अ ब्रॉड कंसेंसस ऑफ इट्स टाइम। तो देखिए हमें एक रीज़न ये सिंपली समझ में आता है कि देखिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स के व्यू को ही केवल नहीं दर्शाता है। उस समय में जो लोग रहने वाले एक देश में थे, यानी इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में, तो इंडिया के ज़्यादातर लोग इन सारे बातों के लिए राजी थे, इस बात को मानते थे। मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैव हैड टू रीराइट देयर कॉन्स्टिट्यूशन अफ्रेश बिकॉज द बेसिक रूल्स वेयर नॉट एक्सेप्टेड टू ऑल मेजर सोशल ग्रुप्स और पॉलिटिकल पार्टीज। तो देखिए बहुत सारे कंट्रीज़ है वर्ल्ड में जिन्हें कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फिर से लिखना पड़ा, नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पड़ा, क्योंकि बहुत सारे कम्युनिटीज़ जो हैं उस देश में रहने वाले बहुत कम्युनिटीज़ जो हैं उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं किया। इन सम कंट्रीज द कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट एज अ मेयर पीस ऑफ पेपर, नो वन एक्चुअली फॉलोज इट। तो यहाँ पर देखिए जो पहला चीज़ है, इसका एग्जाम्पल आप साउथ अफ्रीका को देख सकते हैं कि वहाँ पर जो 1994 के पहले का जो कॉन्स्टिट्यूशन था और जो गवर्नमेंट थी उसको एक कम्युनिटी ने बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए एक फिर से नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पड़ा, नया गवर्नमेंट बना। तो आप समझ सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को दोबारा लिखा गया क्योंकि वहाँ के लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट नहीं किया। और बहुत सारे कंट्रीज है जहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक मेयर पीस ऑफ पेपर के रूप में रह चुका है, जहाँ पर लोग जो हैं या फिर गवर्नमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को रियलिटी में फॉलो नहीं करते हैं और उसकी कोई एक तरीके से वैल्यू नहीं दी जाती है। The experience of our constitution is different. Over the last half a century, several groups have questioned some provisions of the constitution, but no large social group or political party has ever questioned the legitimacy of the constitution itself. तो देखिए इस तरह के एक्सपीरियंस इंडिया में नहीं हुए हैं और इस बात में हमारा जो कंट्री है वो एक तरीके से सक्सेसफुल रहा है कि देखिए हमारा जो 50 साल का एक्सपीरियंस रहा है, 60-70 साल का एक्सपीरियंस रहा है, उसमें बहुत सारे ग्रुप्स जो हैं, बहुत सारे सोसाइटीज़ के ग्रुप्स जो हैं उन्होंने कुछ प्रोविजंस को चैलेंज किया है, कुछ प्रोविजंस को कहा है कि ये गलत है। लेकिन कोई भी एक बड़ा सोशल तबका, बहुत बड़ा सोशल ग्रुप जो है या फिर कोई पॉलिटिकल पार्टी, उसने कॉन्स्टिट्यूशन के लेजिटिमेसी को, उसके मान्यता को पूरी तरीके से खारिज नहीं किया है। उसके कुछ प्रोविजंस को कहा है कि इसको सुधार देना चाहिए या फिर चेंज कर देना चाहिए, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को खारिज करने की बात किसी ने आज तक नहीं की है। दिस इज एन अनयूजुअल अचीवमेंट फॉर एनी कॉन्स्टिट्यूशन। ये वर्ल्ड के किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एक तरीके से अनयूजुअल अचीवमेंट है और सक्सेस रेट हम कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा हाई है। द सेकेंड रीजन फॉर एक्सेप्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिप्रेजेंटेड the people of India. There was no adult franchise at that time, so the Constituent Assembly could not have been chosen directly by all द पीपल ऑफ इंडिया। तो देखिए दूसरा रीज़न जो एक्सेप्ट करने का है कॉन्स्टिट्यूशन को वो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो इंडिया के लोगों को रिप्रेजेंट कर रही थी और उस समय में ऐसा नहीं था कि एडल्ट फ्रेंचाइज था। एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं होने की वजह से वहाँ इंडिया के ज़्यादातर लोग जो है वो इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किए थे, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए इलेक्शन हुआ था उसमें पार्टिसिपेट नहीं किए थे। और इस तरीके से हम नहीं कह सकते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था वो डायरेक्टली चुना गया था जनता द्वारा। It was elected mainly by the members of the existing provincial legislature that we mentioned above. तो ये mainly elect किया गया था constituent assembly जो members थे provincial legislature के उनके द्वारा। This ensure a fair geographical share of members from all of the regions of the country. तो इससे ये चीज़ हुआ कि जो अलग अलग जोग्राफिकल रीजन्स के लोग थे उनका एक तरीके से उसी अनुपात में रिप्रेजेंटेशन था जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था उसमें।
द असेंबली वाज डोमिनेटेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस। जो हमारा असेंबली था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसको डोमिनेट किया जा रहा था इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा। द पार्टी दैट लेड इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, जिस पार्टी ने इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल को लीड किया था। बट द कांग्रेस इटसेल्फ इंक्लूडेड अ वेराइटी ऑफ पॉलिटिकल ग्रुप्स एंड ओपिनियंस। लेकिन जो कांग्रेस थी उसमें भी बहुत तरह के बहुत तरह के पॉलिटिकल ग्रुप्स थे, बहुत तरह के पॉलिटिकल ओपिनियंस रखने वाले लोग थे। द असेंबली हैड मैनी मेंबर्स हु डिड नॉट एग्री विद द कांग्रेस। तो देखिए, असेंबली में बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो कि कांग्रेस के बातों से एग्री नहीं करते थे। इन सोशल टर्म्स टू द असेंबली रिप्रेजेंटेड मेंबर्स फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेज ग्रुप्स, कास्ट, क्लासेज, रिलीजन्स एंड ऑक्यूपेशंस। अगर हम असेंबली की बात करें तो असेंबली में बहुत ग्रुप लैंग्वेज के लोग थे, लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे, बहुत कास्ट के लोग थे, बहुत क्लासेस के लोग थे, बहुत रिलीजन के लोग थे और बहुत सारे ऑक्यूपेशन अपनाने वाले लोग थे। इवन इफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज इलेक्टेड बाय यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, इट्स कंपोजिशन वुड नॉट हैव बीन वेरी डिफरेंट। तो यहाँ पर बात यह है कि अगर हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को फॉलो करते हुए भी अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करते, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठाते, तो उसका शेप जो है या फिर उसका जो स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता। फाइनली द मैनर इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्क गिव्स सैंक्टिटी टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए, जो जिस तरीके से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली काम किया, उसने एक तरीके से एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में मदद की और इसलिए हम एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्क इन अ सिस्टमैटिक, ओपन एंड कंसेंसुअल मैनर। फर्स्ट सम बेसिक प्रिंसिपल्स वेयर डिसाइडेड एंड एग्रीड अपॉन। तो देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने एक सिस्टमैटिक रूप से काम किया, एक ओपन फोरम के रूप में काम किया, एक कंसेंसुअल मैनर में काम किया, जहां पर सभी लोगों को अपनी बात रखने की इजाज़त थी। और सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स पर एक तरीके से सहमति बना ली और उसके बाद ही अपने काम को जारी किया। देन अ ड्राफ्टिंग कमेटी चेयर्ड बाय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर प्रिपेयर्ड अ ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर डिस्कशन। उसके बाद जो B.R. अम्बेडकर थे उनके लीडरशिप में एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनी जिसने एक कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार किया जिसके ऊपर डिस्कशन शुरू किया गया। सेवरल राउंड्स ऑफ थोरो डिस्कशन टुक प्लेस ऑन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन क्लॉज बाय क्लॉज। तो इसके बाद बहुत दिनों तक बहुत सारे डिबेट्स चले, बहुत बातें की गई कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, क्लॉज बाय क्लॉज, हर एक क्लॉज के ऊपर। मोर देन 2000 अमेंडमेंट्स वेयर कंसिडर्ड। करीब 2000 अमेंडमेंट्स कंसिडर किए गए थे। द मेंबर डेलिब्रेटेड फॉर 114 डेज स्प्रेड ओवर 3 ईयर्स। इसके बाद जो मेंबर्स थे वो करीब 114 दिन तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बैठे 3 साल के दौरान। एवरी डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेड एंड एवरी वर्ड्स स्पोकन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैज़ बीन रिकॉर्डेड एंड प्रिजर्व। तो देखिए, जो भी बातें की गई है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में और जो भी डॉक्यूमेंट पेश किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वो आज उसको रिकॉर्ड करके रखा गया है और उसको प्रिजर्व करके रखा गया है। दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स। तो ये सभी चीज़ें, ये सभी जो बातचीत हैं या डिबेट्स, इनको कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स। व्हेन प्रिंटेड दीज डिबेट्स आर 12 बल्कि वॉल्यूम्स। तो ये जब प्रिंट इसको किया गया तो ये 12 बल्कि वॉल्यूम में डिवाइडेड है। दीज डिबेट्स प्रोवाइड द रैशनल बिहाइंड एवरी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो हमारे जो वॉल्यूम्स हैं, जो डिबेट्स के डॉक्यूमेंट्स हैं, इनको ये एक तरीके से समझाते हैं कि कोई अगर प्रोविज़न बनाया गया है उसको क्या चीज़ ध्यान में रख के बनाया गया है, क्यों बनाया गया है, और इसको यूज़ किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी लाइन को या फिर किसी भी प्रोविज़न का मीनिंग निकालने के लिए कि आखिर जो ये कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविज़न है ये क्या कहना चाहता है, इसका मीनिंग क्या होता है। तो इस चीज़ के लिए हमारा ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स का वॉल्यूम है 12 वॉल्यूम, इसको यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने बात की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। और अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा टॉपिक नंबर 3.4 गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन आप चेक कर लें, वहाँ पर आपको नेक्स्ट वीडियो का लिंक